स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स में। और मैं हूं डॉक्टर उपासना। जैसे कि अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की बात, वो भी फार्मास्यूटिक्स में। और मैंने कहा था कि आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन लास्ट टॉपिक फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का, यानी कि आज चैप्टर नंबर 2 है जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसका मॉडल पेपर विथ MCQs, यानी कि जो एग्जिट एग्जाम में भी आपके काम आएगा, और साथ ही साथ जो आप थ्योरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें भी किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि भाई किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो 3 मेटल मैंने आपको बता दी थी, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक। आज अपन बात कर रहे हैं रबर की। सवाल आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, इलुबरेट द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ रबर यूज फॉर पैकेजिंग मटेरियल। यानी कि बेसिकली सवाल का कहने का मतलब ये है कि भाई रबड़ क्या है, साथ ही साथ रबड़ कितने तरीके का होता है, रबड़ यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं फॉर द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, एंड साथ ही साथ अगर इसके कोई इवोल्यूशन टेस्ट भी हैं कि रबर प्योर है या नहीं, कौन सी क्वालिटी का है, वो कौन कौन से हैं। अब रबर की बात की जाए तो घर में आप बहुत तरीके के रबर यूज़ कर रहे हैं। एक आप चोटी में डालने वाला रबर भी यूज़ कर रहे हो, और दूसरा अगर बात की जाए तो आप बहुत ही है जो कि एक्सपेंसिव रबर भी यूज़ कर रहे हो। बनाने की क्या प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से कैसे मिलता है, सिंथेटिकली कैसे बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रबर की अगर बात की जाए तो रबर को अपन है जो कि इलास्टोमर भी कहते हैं। ऑब्वियस से इसके इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि वो रिफॉर्म भी कर लेता है, और डिफरेंट शेप्स भी है जो कि वो एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ रबर अगर अपन बात करें फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या क्या काम आता है, तो रबर बेसिकली किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए काम आ रहा है। आपने देखा होगा जो सिरिंज कंटेनर्स होते हैं, एक तो आता है आपका एम्प्यूल और एक आती है आपकी वाइल। वाइल के ऊपर है जो कि क्लोजर रबड़ का लगा होता है। मल्टीपल है जो कि इंजेक्शन उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो क्लोजर है जो कि आपका रबर का है। फिल्टर्स की बात करते हैं, कैप जो लाइनिंग्स होती हैं ताकि वो पूरा का पूरा एयर टाइट रहे, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सके, उसको रबर का बनाया जाता है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है। ड्रॉपर जो होते हैं, बेबी ड्रॉपर्स पर्टिकुलर जो शिशु या फिर पेडियाट्रिक पर्पज़ के लिए हैं, उन्हें स्क्वीज आउट करने के लिए भी वहाँ पर रबर मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रबर की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अपने को 2 तरीके के मिलते हैं। एक तो नेचुरल जो अपने को नेचुरल सिस्टम से मिलता है, बेसिकली प्लांट ओरिजिन से मिल रहा है, और दूसरा सिंथेटिक रबर अपन को उसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन करने, तो उसे अपन सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें सबसे पहले भाई नेचुरल रबर की, ये कहाँ से आता है, इसका क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। तो नेचुरल रबर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हमेशा है जो कि मल्टीपल यूज़ टाइप ऑफ क्लोजर्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वायल का, तो वायल के ऊपर जो रबर लगा हुआ होता है उसमें बार बार अगर सिरिंज अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने सिरिंज निकाली, एक पर्टिकुलर ml ऑफ आपने API भी निकाल लिया, फिर जैसे ही अगर आप सिरिंज निकालेंगे तो वापस है जो कि वो प्रॉपर्ली क्लोज हो जाएगा। जो भी बाहर की ऑक्सीजन है, बाहर का इन्वायरमेंट है, अंदर की तरफ कांटेक्ट नहीं करेगा, और आपका जो कंटेंट है वो एकदम प्योर रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके के कंटेंट के लिए अपन नेचुरल रबर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, साथ ही साथ जो नेचुरल रबर है वो आता कहाँ से है, तो बेसिकली एक लैक्टस होता है, यानी कि एक लिक्विड टाइप में होता है जो कि एक प्लांट है विच इज़ नोन एज हेविया ब्रासिलेंसिस, उससे मिलता है। इस प्लेट के अंदर इस तरीके का एक कट लगा दिया जाता है। कट लगाने से जो भी एक लेटेक्स है वो सारा का सारा एक कलेक्टर में इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको एसिड से ट्रीट किया जाता है। एसिड से ट्रीट करने के बाद उसे कुछ समय तक सुखाया जाता है, फिर उसकी पतली पतली है जो कि शीट बना दी जाती है, जिसे है जो कि फ्यूम में है जो कि ड्राई किया जाता है, और ये है जो कि आगे फर्दर कुछ भी अगर इससे बनाना है तो उसके लिए वो प्रोसेसिंग कर दी जाती है। अब सीधा का सीधा इस रबर को तो यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर अपने को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि ऐड करनी पड़ती है, इसीलिए इसमें काफ़ी सारे एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। फिलर्स ऐड किए जाते हैं जो कि इसमें स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हीट के लिए वो सेंसिटिव ज़्यादा ना हो वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐड करते हैं। उसके लिए अपन कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कार्बन ब्लैक्स का एडिशन करते हैं। उसके अलावा अपन प्लास्टिसाइजर भी ऐड करते हैं जो कि इसकी इलास्टिसिटी बढ़ा देंगे, इसकी थिनिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे। उसका एग्जांपल बेसिकली आपका ऑयल एंड पैराफिन रहता है। उसके अलावा अपन इसको सल्फर से भी ट्रीट करते हैं, जिसे कहते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस, जिससे क्या होगा, जो भी रबड़ के जो अपन लिक्विड यूज़ करे थे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपस में अटैच करेगा, एक क्रॉस नेटवर्क बनाएगा जो कि एक थिन शीट या फिर स्ट्रॉन्ग शीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अलावा अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं एक्सीलेटर्स। एक्सीलेटर बेसिकली जो भी आपकी वल्कनाइजेशन प्रोसेस है जिसके अंदर अपन सल्फर इंड्यूस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को है जो कि थोड़ा एक्साइट करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, जिससे कि जो क्रॉस लिंकिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी। उसके लिए अपन है जो कि थायोजोल टाइप ऑफ ग्रुप्स है जो कि यूज़ करते हैं। उसके अलावा इस वल्कनाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए भी अलग से एजेंट डाले जाते हैं जिनका नाम है आपके जिंक ऑक्साइड एंड स्टरिक एसिड।
अब आपको जो पर्टिकुलर रबर यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कलर का चाहिए, कलरिंग एजेंट पे अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मोस्टली कैडमियम या फिर आयरन तरीके के है जो कि कलर्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए कि जो भी नेचुरल रबर है उसकी जो खास बात ये है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम क्वांटिटी में होगा, साथ ही साथ परमिशन भी इसके अंदर है जो कि कम रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें तो आपकी है नेचुरल रबर के अंदर। फिर बात करते हैं सिंथेटिक रबर के अंदर। तो सिंथेटिक रबर में बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ इनमें पर्टिकुलर कोई ना कोई मॉइटी ऐड की जाती है इसके परमिशन को कंट्रोल करने के लिए। अब परमिशन क्यों, रबर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लीकेज। लीकेज में क्या है कि आपका जो भी बाहर का मटेरियल है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, आपका कंटेंट है जो कि अंदर से बाहर की तरफ गिर सकता है, आपका जो एपीआई है उसके अंदर अगर आपका ये पर्टिकुलर रबर पार्ट चला गया तो वो टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को और ज़्यादा स्टिफ करने के लिए, रबर में मजबूती लाने के लिए जो टायर और बनते हैं उन तरीके की चीज़ों को स्टिफ करने के लिए इन्हें सिंथेसाइज भी किया जाता है, जिसमें बेसिकली है जो कि आइसोप्रिन डेरिवेटिव को ऐड किया जाता है, जिसके अंदर अपने नियोप्रिन है, ब्यूटाइलेटेड रबर है, ये सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो नेचुरल रबर में अपने को काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे एडिटिव अपन ऐड करते हैं। वह सिंथेटिक रबर में अपने को उस तरीके के एडिटिव डालने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि अपन इन्हें हार्ड एंड ब्रिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मल्टीपल यूज़ है वो इसका नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिंथेटिक रबर को मैं वायल्स के रूप में यूज़ कर लूँ, मल्टीपल इंजेक्शंस यहाँ से अपन विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ये ब्रिटल हो जाएगा और इसका कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर चला जाएगा, जो कि आपके कंटेंट को टॉक्सिक बना सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, ये कौन कौन से कंटेंट उसमें गिर सकते हैं, तो सिलिकॉन, ब्यूटाइल, ब्रोमोब्यूटाइल, क्लोरब्यूटाइल टाइप ऑफ फ्रेगमेंट है जो कि उसके अंदर गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे कि सिंथेटिक रबर कौन कौन से तरीके के हैं या कितने टाइप के अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको पर्टिकुलर क्या प्रॉपर्टी सही करनी है नेचुरल रबर की, उसके आधार पे इसमें कुछ ना कुछ है जो कि डेरिवेटिव्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए अपन ब्यूटाइल रबर की, तो ब्यूटाइल रबर बेसिकली कोपॉलीमर है आइसोब्यूटाइलिन, जिसमें 1 से 3% है जो कि आइसोप्रिन या फिर ब्यूटाडाइन ऐड कर दिया जाता है। इसका जो मेन ये है कि ये एजिंग को रजिस्ट करता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला रबर है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, काफ़ी टाइम तक है जो कि चलता रहेगा। साथ ही साथ कोई भी बाहर का केमिकल अटैक हो रहा है उससे भी आपका रबर है जो कि ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो परमेबिलिटी है जो कि वाटर से इसकी बहुत ज़्यादा कम है, पानी को आसानी से ये परमेट नहीं करने देगा, यानी कि आपका जो कंटेंट है अंदर का वो भी सेफ रहेगा। साथ ही साथ कंपेयर टू द अदर इट इज़ चीपर इन नेचर, थोड़ा सस्ता भी रहता है, और प्लस अगर आप इसको हीट भी दे रहे हैं तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट को आसानी से बियर कर सकता है, उसके बाद है जो कि डिकम्पोज होता है। अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा हीट टेम्परेचर बियर वाला चाहिए तो आप उससे ज़्यादा मॉडिफाइड सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन नाइट्राइल रबर की। तो नाइट्राइल रबर में बेसिकली नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे अपन को ऑयल रेजिस्टेंस है जो कि रिक्वायर्ड है उस हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, यानी कि आप इस रबर का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे आपको पर्टिकुलर कंटेनर में आपका कंटेंट है जो कि ऑयल है, तो ऑयल से रजिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी सेफ रहेगी। साथ ही साथ हीट रेजिस्टेंस भी होगा, और जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड या फिर लीचिंग है ये इसमें अपने को देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। यानी कि अगर आप नाइट्राइल रबर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी आप बैक्टीरियोसाइड ऐड कर रहे हैं वो उसमें लीच हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी एक्सट्रैक्ट हैं अगर आपके लिक्विड के वो भी उसके अंदर है जो कि ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए क्लोरोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर नियोप्रिन भी जिसे कहते हैं, ये भी एक तरीके का पॉलीमर है जिसमें बेसिकली क्लोरोप्रिन है जो कि 1:4 के रूप में यूज़ किया जाता है। दिस रबर डज नॉट हैव एजिंग इफेक्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। बेसिकली इसका यूज़ इसीलिए किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक अपन रबर को है जो कि सिक्योर कर सके, यानी कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रबर को अगर आपको चलाना है, उसकी आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तब वहाँ पर आप नियोप्रिन टाइप ऑफ रबर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर है जो कि ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करने की पावर है, तो इसकी एजिंग इफेक्ट भी है जो कि वर्टिकली एजिंग के लिए भी रजिस्ट रहता है, और आपका जो रबर है वो लंबे समय तक चलेगा। तो जहाँ पे आपको एक्सपेंसिव रबर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इस तरीके के कोई मटेरियल बना रहे हैं वहाँ पे आप नियोप्रिन टाइप ऑफ रबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो हीट स्टेबिलिटी है वो भी 150 डिग्री तक है। अगर कंपेयर करते हैं ऊपर वालों से तो ये ज़्यादा हीट स्टेबल है। फिर बात करते हैं सिलिकॉन रबर की।
सिलिकॉन रबर की खास बात यह है कि ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक है जो कि हीट को रजिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ पानी के लिए या बात करें वाटर के लिए इसका पुअर एब्जॉर्प्शन है। अगर कंटेंट अंदर वाटर है तो उसका एब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं होगा, या बाहर का इन्वायरमेंट है उससे भी आपका प्रोडक्ट है जो कि प्रिवेंट रहेगा। बट क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस सिस्टम है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है कंपेयर टू द ऑल रबर। ठीक है, वन बाय वन अगर वापस बात करें अपन ने क्या क्या देखा, तो नेचुरल रबर की अगर बात की जाए तो नेचुरल रबर सीधा का सीधा अपन नहीं यूज़ कर सकते, अपने को काफ़ी सारे एडिटिव यूज़ करने पड़ते हैं। उसके अंदर उसकी स्टिफनेस बढ़ाने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, इलास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए अपन उसके अंदर फिलर्स, प्लास्टिसाइजर, वल्केनाइजिंग एजेंट, एक्सीलेटर्स, एक्टिवेटर्स एंड पिगमेंट यूज़ करते हैं। वाइल सिंथेटिक रबर की बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें अपने को नहीं चाहिए। अपने को बस और बस उसकी जो स्ट्रेंथ है, हीट रजिस्टेंस या फिर पर्टिकुलर कोई केमिकल रजिस्टेंस अपने को बनाना है, उसके आधार पर आप डिफरेंट तरीके के केमिकल सिंथेसाइज रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एजिंग को रजिस्ट करना है तब आप ब्यूटाइल रबर का यूज़ कर लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर ऑयल रजिस्टेंस यूज़ करनी है तो आप नाइट्राइल रबर का यूज़ कर लेंगे। नियोप्रिन बेसिकली तब यूज़ किया जाएगा जब आपको ऑक्सीडेशन से उस चीज़ों को प्रिवेंट करना हो, और सिलिकॉन रबर का तब यूज़ करेंगे जब आप उस पर्टिकुलर कंटेनर को हाई टेम्परेचर सिचुएशंस में है जो कि लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब एडवांटेज की अगर बात की जाए कि भाई पर्टिकुलर रबर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और बेसिकली मैंने आपको बताया कि अधिकांशतः इसे अपन क्लोजर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो क्लोजर के रूप में रबर का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको कहा ये एजिंग रेजिस्टेंट है, यानी कि जल्दी से ख़राब नहीं होता। इलास्टिसिटी है तो किसी भी शेप में अपन इसको बना सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं अगर नेचुरल रबर की अगर अपन बात करें। साथ ही साथ रबर रीसील की प्रॉपर्टी होने के कारण एक बार से ज़्यादा अपन इंजेक्शन उसके अंदर डाल सकते हैं और वापस वो है जो कि रीसील भी हो जाता है। परमिशन की बात की जाए तो ये ऑयल एयर को रोकता है, मॉइस्चर को रोकता है, जिससे अगेन आपका जो कंटेंट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। फ्रेजाइल नहीं है बिल्कुल भी, नेचर में आसानी से टूटता नहीं है, तो अगेन इट इज़ अ बियरेबल इन नेचर। साथ ही साथ हल्का भी है और अनब्रेकेबल भी है एज कम्पेयर टू द अदर मटीरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए कि भाई डिसएडवांटेज क्या क्या है रबर के, तो सबसे पहले लीचिंग प्रॉब्लम इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। लीचिंग यानी कि आपका जो कंटेंट है प्लास्टिक का वो सिस्टम के अंदर लीच कर सकता है, वो आपके कंटेंट के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। दूसरा, जो भी आपने एडिटिव ऐड किए हैं उससे मजबूत बनाने के लिए लाइक प्लास्टिसाइजर है या फिर दूसरे एडिटिव्स हैं, वो उसे जल्दी से ख़राब कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका कंटेंट उसके अंदर कुछ है तो वो प्लास्टिक को है जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है। हाई टेम्परेचर पे ये जल्दी से बियर नहीं करते, और बियर करने के लिए आपको इसके सिंथेसाइज रबर यूज़ करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए ये फेवरेबल नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा बात की जाए इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी टफ है, आपको काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस लगाने पड़ते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपेंसिव भी बनाता है और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट भी बनाता है अगर अपन दूसरे कंपैरिजन करें दूसरे पैकेजिंग मटेरियल के साथ में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रबर, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, और मोस्टली रबर या फिर ग्लास में से ही मेन एग्जाम में आपको बड़े नंबर में सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछ सकता है कि भाई रबर के क्वालिटी कंट्रोल क्या है, बेसिकली आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं। रबर के अंदर सबसे पहले आप ये देखोगे भाई ये स्टाइल तो है ना, वरना क्या होगा आपके कंटेंट के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन कि भाई लीचिंग तो नहीं हो रही, आपके पार्टिकल तो उसके टूट नहीं रहे। तीसरा, सीलेबिलिटी कितनी है जब अपन मल्टीपल इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं। पीएच ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट कितना है, वरना क्या होगा अगर पीएच डिफर हो गई तो अगेन आपके कंटेंट को ख़राब कर सकती है या फिर आपके कंटेनर को भी ख़राब कर सकती है। साथ ही साथ लाइट एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो फोटो सेंसिटिविटी के कारण आपका प्रोडक्ट तो ख़राब नहीं हो रहा, ये भी अपन इसमें इवोल्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ आया होगा। कल जो अपन डिस्कस करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगी इसका जो मॉडल पेपर है वो, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी अपन कल बात करेंगे, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।